अरे डमरू, तेरी धर्मशाला में एक हत्या हुई है। पता ये सब किसने किया है? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो रात होते ही अपने घर चला जाता हूँ। यहाँ रात में मेरा नौकर रामलाल रहता है। धौलपुर नामक जंगल एक छोटा जंगल था। उस जंगल में बहुत कम आबादी रहती थी। उस जंगल के आसपास कुछ छोटे छोटे जंगल भी लगते थे। धौलपुर जंगल के लोग अपना सामान दूसरे जंगल में बेचने जाया करते थे। जंगल के पास ही एक धर्मशाला थी, जिसका मालिक डमरू कौआ था। डमरू लोगों को किराए पर रखता था। उसने अपनी धर्मशाला में खाने पीने की व्यवस्था भी कर रखी थी। धौलपुर जंगल से 50 किलोमीटर दूरी पर एक बुरहानपुर जंगल था। उस जंगल में पोपो कबूतर अपने 2 बेटे और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा एक सरकारी अधिकारी और छोटा बेटा कृषि विभाग में कार्य करता था। बड़े का नाम मोंटी और छोटे का नाम भोलू था। पापा, आज मैं धौलपुर जंगल में जा रहा हूँ कुछ काम के सिलसिले से। आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना। भोलू धौलपुर जंगल पहुंच जाता है और रहने के लिए एक ठिकाना पूछने लगता है। कुछ लोग उसे डमरू की धर्मशाला के बारे में बताते हैं। वह तुरंत धर्मशाला पहुंच जाता है। हेलो भैया, मुझे आपकी धर्मशाला में कुछ दिन के लिए कमरा चाहिए। मुझे कुछ काम है यहाँ। हाँ, तो आज ही एक कमरा खाली हुआ है, आप वो कमरा ले सकते हैं। कमरे का भाड़ा कितना है? वैसे तो एक दिन का 500 रुपए है, लेकिन 1 महीने रहोगे तो 300 लगेगा और उसमें भी 2 वक्त का खाना और चाय मिलेगी। एक शाम भोलू अपने कमरे में काम कर रहा था। तभी उसे 2 लोग आपस में बहस करते जाते दिखाई देते हैं। वह समझ नहीं पाता, वह उन लोगों का पीछा करता है। वह लोग एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और भोलू बाहर से ही उनकी बहस को सुनता है। तभी उनमें से ही एक आदमी उसको देख लेता है। यह सब देखकर भोलू अपने कमरे में आ जाता है और फोन पर किसी से बात करने लगता है और पीछे से उस पर कोई अटैक कर देता है और भोलू की मृत्यु हो जाती है। पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। अरे भाई, सुना है डमरू की धर्मशाला में कत्ल हो गया है। ये अनहोनी इस जंगल में कैसे हो गई? आज तक ऐसा हादसा हमारे जंगल में कभी नहीं हुआ। अरे डमरू, तेरी धर्मशाला में एक हत्या हुई है। पता ये सब किसने किया है? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो रात होते ही अपने घर चला जाता हूँ। यहाँ रात में मेरा नौकर रामलाल रहता है। पुलिस की छानबीन के बाद उसे पता चलता है कि जिसकी हत्या हुई है वह 2 दिन पहले ही इस धर्मशाला में रुकने आया था। पुलिस की बहुत छानबीन करने के बाद भी वह हत्यारे को ढूंढने में नाकाम रहती है। फिर ये मामला एक बड़े पुलिस अधिकारी के पास जाता है और वह इस मामले को सुलझाने की बात कहता है और वह भेष बदलकर उस धर्मशाला में आता है। वह बड़ा पुलिस अधिकारी और कोई नहीं बल्कि भोलू का बड़ा भाई मोंटी था। मुझे एक कमरा चाहिए आपकी धर्मशाला में। मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना है। एक कमरा है जो आज ही खाली हुआ है। मोंटी वह कमरा ले लेता है और छानबीन में लग जाता है। बड़ी छानबीन के बाद उसके हाथ कुछ नहीं आता है। एक रात वह कमरे के जंगले पर खड़ा था। वह देखता है एक आदमी अपने ऊपर कंबल डालकर उस धर्मशाला में आता है और बहुत देर बाद चला जाता है। कुछ दिन तक वह ऐसे ही देखता है। उसके समझ में आ जाता है कि धर्मशाला के अंदर बड़ी खिचड़ी पक रही है। एक सुबह उसे आवाज सुनाई देती है। वह आवाज बगल वाले कमरे से आ रही थी। अरे, ये आवाज तो रोने की आ रही है। चलो देखता हूँ बगल वाले कमरे में क्या चल रहा है। बेटा, मुझे मेरी दवाई दे दो टेबल से। अरे काका, आप इस धर्मशाला में क्यों बीमार पड़े हैं? अरे बेटा, यहाँ कुछ काम करने आया था और इसी धर्मशाला का होके रह गया। मोंटी बूढ़े बाज को जैसे ही टेबल से दवाई देता है, उसे वहाँ एक पुड़िया में गांजा दिखता है। वह सब समझ जाता है और रामलाल के पास जाता, जो डमरू का नौकर था। रामलाल, मुझे सब समझ में आ गया है। इस धर्मशाला में गांजा कहाँ से आया? तुम मुझे सब सच बता दो, नहीं तो तुम सब जेल जाओगे।
साहब कौन है आप? और मुझे कुछ नहीं पता। ये पुड़िया आपको कहाँ से मिली? कुछ दिनों पहले यहाँ जो हत्या हुई थी और जो आदमी यहाँ मरा था, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मोंटी की बात सुनकर रामलाल डर जाता है और वह मोंटी को डमरू की सारी सच्चाई बता देता है और बताता है कि जो हत्या यहाँ हुई है उस आदमी को डमरू के इस गांजे के व्यापार के बारे में पता चल गया था, इसलिए डमरू ने उसे मार डाला। मोंटी डमरू को गिरफ्तार कर लेता है और उसे जेल में बंद कर देता है। एक चंदन नगर के जंगल में टिल्लू कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह जंगल के बाजार में पटाखे बेचा करता था। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, तुम कब तक चुन्नी लाल सेठ से पटाखे खरीद के बेचते रहोगे? वह बहुत महंगे पटाखे देता है जिससे हमारा मुनाफा बहुत कम हो पाता है। लेकिन टुनटुनी, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर मैं चुन्नी लाल सेठ से पटाखे ना लूं तो मुझे थोड़ा मुनाफा भी नहीं मिलेगा। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरे गहने हैं ना, तुम उसे बेचकर थोड़ी जमीन खरीद लो। आखिर मेरे गहने ऐसे ही तो पड़े हैं, अगर वो आपके काम आ जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे गहनों को मैं कैसे ले सकता हूँ? आखिर वो तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं। नहीं नहीं टुनटुनी, मैं तुम्हारे जेवर नहीं ले सकता। जैसे आज तक मैं पटाखे बेचता आ रहा हूँ, वैसे ही मैं पटाखे बेचूंगा। ऐसा कब तक चलेगा जी? ऊपर से उस सुन्नी लाल का भी कर्ज बढ़ता जा रहा है। मेरी बात मान लो। ठीक है टुनटुनी, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे गहने गिरवी रख के थोड़ी जमीन खरीद लेता हूँ। अगर फसल अच्छी हुई तो उसे बेचकर तुम्हारे गहने छुड़ा लूंगा। अगले दिन टिल्लू कबूतर टुनटुनी के जेवर गिरवी रखकर थोड़ी जमीन खरीद लेता है और हरी सब्जी बोने के लिए खेत की तैयारी करने लगता है। टिल्लू को खेत में काम करता देख बनवारी वहाँ आता है और उससे पूछता है, अरे ओ टिल्लू भैया, नए खेत में क्या उगाओगे? बनवारी भैया, मैं अपने खेत में हरी सब्जी उगाऊंगा। अरे टिल्लू भैया, हरी सब्जी में इतना मुनाफा कहाँ है? मैंने तो अपने खेत में पटाखे उगाए हैं। दिवाली का समय है, बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। अभी भी मेरे पास पटाखे के बहुत बीज बचे हैं। अगर तुम चाहो तो मुझसे खरीद कर बो दो, मैं तुम्हें बाजार से कम कीमत पर दे दूंगा। बनवारी दूसरों की तरक्की देखकर हमेशा जलता रहता था। उसने टिल्लू को पटाखे दे दिए जो कि कहाँ उगने वाले थे, पर टिल्लू भोला था। उसने अपने खेत में वो पटाखे के बीज बो दिए और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब वह खेत पर आकर देखता है तो उसके पटाखे के एक भी पौधे नहीं उगते। यह सब देखकर टिल्लू कबूतर रोने लगता है और दुखी मन से अपने घर आता है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हो? हम बर्बाद हो गए टुनटुनी। मैंने बनवारी से पटाखे के बीज लेकर अपने खेत में बोया था, लेकिन वो पटाखे के बीज नहीं थे, वो तो पटाखे ही थे। उस बनवारी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बनवारी से लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा जी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लो, मेरे पास ये थोड़े से बीज हैं, इन्हें खेत में बो दो। टिल्लू उन बीजों को लेकर जंगल के रास्ते जा रहा होता है। तभी वो देखता है कुछ पक्षी एक कौवे को मार रहे हैं। वो फटाफट जाकर उस कौवे को बचाता है और उन पक्षियों को वहाँ से भगा देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज नहीं होते तो ये पक्षी मुझे मार देते। लेकिन ये आपको क्यों मारना चाहते थे? मेरे पास कुछ ये जादू ही बीज हैं। ये पक्षी इन्हें मुझसे लेना चाहते थे, मैंने मना कर दिया, इसलिए मुझे मारना चाहते थे। ये किस फसल के बीज हैं काका? ये पटाखे के बीज हैं। कई साल की मेहनत के बाद मैंने इन्हें तैयार किया है। तुमने मेरी जान बचाई, अब इन्हें तुम ले लो। टिल्लू कबूतर वो बीज ले लेता है और अपने खेत में बो देता है और कुछ दिन बाद उन पौधों पर बहुत अच्छे अच्छे पटाखे लगने लगते हैं और टिल्लू उन्हें बाजार में बेचने जाता है। उसके पास जो पटाखे थे वैसे पटाखे पूरे बाजार में किसी के पास नहीं थे।
थोड़ी ही देर में उसके सारे पटाखे बिक जाते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा होता है, और जिससे वह टुनटुनी के जेवर छुड़वा लेता है। टिल्लू खुशी खुशी अपने घर लौट आता है और अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मनाता है।